अभी ज्वाइन कर ही रहा है लोग। लास्ट क्लास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे तुम लोगों को, कुछ जो इम्पोर्टेंट डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे। इसी में तुम्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो जनरल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज़फुल भी यूज़ है और जो हमारे लिए पैथोजेनिक भी, जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं या उनको स्पॉइल कर सकते हैं, उसका एक चैप्टर है तुम लोगों में, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेयरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म you all know that is streptococcus, and this streptococcus is nothing, it's spherical and it's occur in a chain, that's why it is known as the streptococcus. And this bacteria is gram positive, and this bacteria belonging to phylum Firmicutes, and it is a lactic acid bacterial group. So ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है कि ये एक मतलब कि इसका जो डिवीजन होता है एक सिंगल एक्सिस में होता है और मल्टीपल डिवीजन होता है, मतलब कि एक सिंगल एक्सिस में ये डिवीजन करता चला जाता है, जिसके कारण कि ये चेन्स में पाया जाता है। ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये मोस्टली जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, बिकॉज मतलब कि फैकल्टेटिव एनारोब्स मीन्स कि दे कैन बिहेव लाइक anaerobes, but usually they are aerobes, and mostly जो होते हैं वो ऑक्सीडेज एंड कैटालाइज नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो श्रीमन ने मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट। नो फिर शुरू से लेके आना पड़ेगा। अब दिखा? यस मैम। चलिए, बीच में लोग ज्वाइन जो कर रहे हैं ना उसमें प्रॉब्लम आ जा रहा है। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम दिख रहा। चलो, तो ज़्यादा कुछ नहीं गया है इसमें, बस जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेयरी के, जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, और स्ट्रेप्टोकोकस ये बिलोंग करता है तुम्हारा फाइलम फर्मिक्यूट से, एंड ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ये चेन में पाया जाता है। और मोस्टली ये मतलब कि इसमें मेनली जो मोस्टली तो ये हमारे anaerobes होते हैं, बट सम ऑफ देम आर फैकल्टेटिव anaerobes, एंड जो मोस्ट जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं दीज आर द ऑक्सीडेज एंड कैटालाइज नेगेटिव। अब जो श्रीमन है इन्होंने जो श्रीमन ने जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसको 4 बायोकेमिकल ग्रुप में डिवाइड किया, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट सेल वॉल कॉम्पोजिशंस, एंटीजेंस, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट आर दोज? बीच में ज्वाइन करने पे ना हमेशा प्रॉब्लम आता है। So this is the classification that are given by Sirman, and according to them they divided the bacteria into their cell wall antigens, and accordingly they are A, B, C, D, E, F, G, H group, and these groups are pyogenic groups, viridains, enterococcus and lactococcus groups. So इन्होंने ग्रोथ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी किया। सो दिस पायोजेनिक ग्रुप और उनका जो टेम्परेचर है ग्रोथ टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ग्रोथ नहीं शो करते हैं, बट विरिडेंस भी नहीं शो करते, बट इंटेरोकोकस जो है उनका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ग्रो शो करते हैं। इसी तरह जो लैक्टोकोकस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करता है। एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विरिडेंस ग्रुप जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है, इंटेरोकोकस एंड लैक्टोकोकस इज नेगेटिव ऑन दैट ग्रुप। इसी तरह उन्होंने और भी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू को इंटेरोकोकस जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, बट द अदर दिस विरिडेंस एंड पायोजेनिक्स दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द मिथिलीन ब्लू।
इसी तरह हेमोलिटिक ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हीमोलिसिस यानी कि जो ब्लड को ब्रेक करने की जो टेंडेंसी, कुछ जो इसमें पैथोजेनिक ग्रुप्स भी होते हैं, एंड दीज उनको उन्होंने बी मतलब कि अल्फा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा एंड गामा ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया. सो दिस इन द पायोजेनिक ग्रुप्स देयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, द इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक ग्रुप्स लाइक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, एगेलेक्टी एंड डिसएगेलेक्टी. इसी तरह तुम्हारा विरिडेंस में स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, सुबेरिस, थर्मोफिलस एंड तीज. सो दीज आर द टू. अब हम नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमको बीच में डिस्टरबेंस भी होता है, बीच में ब्रेक करता है. अरे एक मिनट जाओ जोरी, प्लीज जाओ यहाँ से भी. तुम लोग एक साथ क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते बताओ. ये लिंक भी टूटता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है. सो इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस के जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके कुछ ग्रुप्स को हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे. द फर्स्ट ग्रुप इज पायोजेनिक ग्रुप, एंड इनको हम लोग ग्रुप ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. इट्स अ कॉजेटिव एजेंट इन ग्रुप कॉजेज स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंगाइटिस, acute rheumatic fevers and scarlet fever. So it is one of the other major causes of streptococcal infection in human after pneumococcus causes local infection. Streptococcus pneumoniae तुम लोगों ने सुना होगा कि निमोनिया कॉज करता है, बट ये जो पायोजीन्स है ये अदर एक ग्रुप है जो कि तुम्हारा इन्फेक्शन करता है इन ह्यूमन बीइंग में, और ये कई तरह के टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है. इनका एक एक्शन तो है कि ये लोकल इन्फेक्शन करते हैं. द अदर मोड ऑफ इन्फेक्शन इनका ये है कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और जो कि तुम्हारा किडनी, हार्ट, वल्व को अफेक्ट करता है. एंड या मतलब कि र्यूमेटिक फीवर में ये हार्ट एंड किडनी को ये करता है, और स्कारलेट फीवर में ये स्किन को अफेक्ट करता है. सो इसको हम लोग इसका एक रैपिड टेस्ट है जो कि तुम्हारा और या तो उसको हम लोग कल्चर टेस्ट करते हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट जानते होंगे कि क्या कैसे ये टेस्ट है. र्यूमेटिक जो फीवर है दैट अफेक्ट द जॉइंट्स, किडनी एंड हार्ट पल्प एंड इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ untreated streptococcus infection caused by not by bacterium itself, है ना. ये जो इन्फेक्शन है ये रूमेटिक फीवर में जैसा तुम्हें बताया गया कि इसमें ये टॉक्सिन को रिलीज करता है, कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, उन टॉक्सिन की वजह से ये फीवर होता है. जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, एक जो फेमस जो कि बोविन्स वगैरह में जो मेस्टाइटिस डिजीज या रुमिनेंट्स में जो मेस्टाइटिस डिजीज होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. सो अदर ग्रुप इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इसके बारे में भी तुम लोग अच्छी तरह से जानते होंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप बिलोंग्स टू ग्रुप बी. दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ग्रुप बी, एंड ये न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस कॉज करता है इन न्यूनेटस यानी कि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड्स होते हैं उनमें करता है. एंड समटाइम ये हमारे एल्डरली में भी यार इस तरह से तो ना हम बंद ही कर दे, ज़्यादा बेटर है. These can also colonize the intestine and female reproductive tracts, increasing the risk for premature rupture of membranes and transmission to the infant. इसमें जिस विमेन को ये पॉजिटिव टेस्ट आता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का, उसको हम लोग प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं ड्यूरिंग लेबर पेन, एंड दैट इज यूजुअली प्रिवेंट्स इट्स ट्रांसमिशन टू द इन्फेंट्स. एंड और ये दिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इज वन ऑफ द अदर कॉजेज. इसके अलावा क्योंकि जो मेस्टाइटिस है उसके लिए 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, वन इज द स्ट्रेप्टोकोकस and other is staphylococcus. So streptococcus thermophilus is one species that causes mastitis in animals and is a natural inhibitors of the others of the ruminant. The other species is Streptococcus dysagalacti, and it's as a member of group C. It belongs to the beta hemolytic streptococci that cause pharyngitis and the other pyogenic infections. And these Streptococcus dysagalacti is also the usual cases of the bovine mastitis.
अदर ग्रुप इज विरिडेंस ग्रुप एंड ये जो विरिडेंस ग्रुप है ये सूडोटैक्सोनॉमिक ग्रुप में आता है, क्योंकि इनका कुछ अदर मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक एक जो पूरे ग्रुप में है इनका कुछ समथिंग ये डिफरेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ सूडोटैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड इट्स प्रोड्यूसेस अ ग्रीन कलरेशन ऑन ब्लड अगार प्लेट्स एंड और इनकी पैथोजेनिसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है, दैट्स वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट species of this group. So other species is Ovaris and ये जो Ovaris है वो मतलब कि मेस्टाइटिस कॉज करता है, एंड इसमें इज अ मेजर कंसर्न ये जो है मेनली ये कॉन्टाजियस पैथोजन की तरफ अफेक्ट करता है, एंड ये जो डिजीज है वो एनिमल्स टू समटाइम्स एनिमल में भी ट्रांसफर हो सकता है, and sometimes animals to human being also. So there is no doubt about that microorganisms are found in, and ये जो microorganisms है ये तुम्हारा bedding manures वगैरह में जो farms होते हैं उनके straw वगैरह पे inhabit करता है, so इसलिए वहाँ से मतलब कि ये animals में जा सकता है and mastitis disease cause कर सकता है. So ऐसे केस में जब किसी भी जो अगर जो हमारा herd है, जो group है, जो गाय है या जो बोविन है, अगर हमें पता चलता है कि उनको मेस्टाइटिस है तो बेटर उनको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं. ये तो ऑलरेडी हो गया. Now the another important group is Lactococcus, and this Lactococcus को हम लोग पहले मतलब Streptococcus group N1 में रखा गया है, and these are the homofermenter. Homofermenter, you all know what is homofermenter, that organism that only produce lactic acid and not any other product other than lactic acids. So these are the homofermenter organisms, and gram positive Streptococcus भी gram positive था. This is also catalase negative. Streptococcus भी तुम्हारा catalase negative है, and this is non-methyl cocci that are found singly or in pairs or in chains. So इसमें तीन जो चार ग्रुप है उनको क्लासिफाई किया गया, बट these three groups are very important. This Lactococcus lactis subspecies lactis, Lactococcus lactis subspecies cremoris, and Lactococcus lactis subspecies lactis biovariety diacetyl lacticus, जिसका कि तुम लोग यूज बार बार आगे जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है उसमें इसका तुम्हें बार बार यूज आएगा. So इन जनरल दिस लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ये दो जो इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज जो है वो फ्रिक्वेंटली स्टार्टर कल्चर में होता है, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेयरी प्रोडक्ट के लिए इन दो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये दो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका एक आपस में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और इन दोनों के एक्शन से बहुत सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें एडिशनल फ्लेवर्स वगैरह भी आता है. तो इनको या तो हम लोग सिंगली यूज कर सकते हैं या उनको हम लोग कल्चर में एज ए मिक्स कल्चर के रूप में यूज कर सकते हैं. सो ये जैसा कि ऑलरेडी बताया जाए कि दिस बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लेवर प्रोडक्शन इन द फाइनल प्रोडक्ट्स, एंड इनको जो लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस है इनको हम लोग जो जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट है उनको हम लोग यूज कर रहे हैं. जो वे बेस्ड मीडिया है उनमें उनको हम लोग कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इनका यूज करते हैं. सो लैक्टोकोकस का जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वैरायटी है उसको भी हम लोग हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे. सो क्योंकि इन सब का डिटेल फिर तुम्हें स्टार्टर कल्चर में पढ़ना है तो यहाँ थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है. सो जो लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस, इसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है. एंड दिस लैक्टोकोकस जैसे कोकस नाम से जाहिर है कि ये स्फेरिकल होगा या अवॉइड होगा, और या तो पेयर में होगा या चेन में होगा. दीज आर ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल, एंड ये किसी तरह का स्पोर्स नहीं बनाता है. एंड ये मेनली पाया जाता है इन एसोसिएशन विद द प्लांट मटेरियल, मेनली इन द ग्रासेस फ्रॉम वेयर इट इज इजिली इनोकुलेटेड इनटू मिल्क. तो इस तरह से ये मिल्क में आ जाता है. सो दीज आर तो ये जो लैक्टोकोकाई है नॉर्मली मिल्क में पाया जाता है. एंड अगर हम मिल्क को प्रिजर्व ना करें और मिल्क को ऐसे ही अगर छोड़ दें तो दीज बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कॉज ऑफ सारिंग. जो हमारा मिल्क फटता है इसी लैक्टोकोकाई का जब नंबर ज़्यादा होने लगता है तो हमारा मिल्क जो होता है वो नेचुरली फटना शुरू हो जाता है या कर्डलिंग उसका शुरू हो जाता है. इसके दो सब स्पीसीज है लैक्टिस एंड क्रोमोरिस, एंड जो कि इन दोनों का जो यूज है वो चीज एंड अदर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है.
So Lactococcus lactis subspecies lactis is related to the other lactic acid bacteria such as the Lactobacillus acidophilus ये related है, and these bacteria जो Lactobacillus acidophilus है, and these are important bacteria in our intestinal tract. और जो Streptococcus salvarius है ये हमारे माउथ में पाया जाता है, लेकिन जो लैक्टोकोकस है ये हमारा ह्यूमन टिश्यू या हमारा जो हमारा इंटेस्टाइन्स है उसको वो कोलोनाइज नहीं करता है। और एंड ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट टॉलरेंस जो लिमिट होती है वो ज़्यादा होता है, और दैट्स वाई इस वेराइटी को जो लैक्टोकोकस है इसको हम लोग जनरली स्टार्टर कल्चर में यूज़ करते हैं। लैक्टोकोकस लैक्टिस जो है वो वेरी स्पेशली जो लैक्टिक स्पीसीज है, सब स्पीसीज लैक्टिस स्पीसीज है, इट्स अ वेरी वाइटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज एज वेल एज अदर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज द बटर, बटर मिल्क, सार क्रीम एंड द कैफे। And it is also used for the vegetable fermentation, that is the cucumber, pickles and sauerkraut, इन सब में ये लैक्टोकोकस जो है वो नेचुरली पाया जाता है। तो इनको हम लोग या तो सिंगल स्ट्रेन के रूप में यूज करते हैं, और या तो हम लोग अदर इसको स्टार्टर कल्चर में या तो हम अदर जो स्ट्रेन है उसके साथ इनको एज ए मिक्स स्ट्रेन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। So the another important जो इसके स्पीसीज हैं that is Lactococcus lactis subspecies lactis by variety बायो वेराइटीज उसको बोलते हैं डाइएसिटाइल लैक्टिकस, एंड इट्स जो उसका जो characteristic है that is quite similar to the Lactococcus lactis subspecies lactis, and it utilizes citrate and produce carbon dioxide, diacetyl, volatile fatty acid and acetone। और इन सब का ये जो भी तुम छोटा मोटा यहाँ पे जो इसके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो, इनका फर्दर यूज होता है स्टार्टर कल्चर में। इनको एक अगर तुम्हारे पास स्टार्टर कल्चर है तो उस स्टार्टर कल्चर की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम ये सारे जो हैं वो सिट्रेट टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं कि वेदर दैट स्टार्टर कल्चर इज़ प्योर और मिक्सड, और कहीं उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं आ गया है, जो कि तुम्हें लेटर और इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो अदर स्पीसीज है दैट इज लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज क्रीमोरिस, एंड इसका जो है वो फूड फर्मेंटेशन में लगातार इसका यूज होता है, एंड दिस लैक्टोकोकस स्पीसीज आर प्रीफर्ड ओवर लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस बिकॉज देयर सुपीरियर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोड्यूस फ्लेवर भाया यूनिक मेटाबॉलिक मैकेनिज्म। ये जो क्रीमोरिस स्पीसीज है ये फ्लेवर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमारा बटर में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो एक फ्लेवर आता है, कैरेक्टरिस्टिक जो एक खुशबू आती है, that is only due to Lactobacillus lactis subspecies Cremoris species. Now those are other जो important बैक्टीरिया है जिसका की यूज हम फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट के लिए करते हैं, ये बिफिडोबैक्टीरियम है, एंड ये बिफिडोबैक्टीरियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो गट्स हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसमें भी ये नेचुरली पाया जाता है, एंड दिस बिफिडोबैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज अ प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दिस बिफिडोबैक्टीरिया इज अ नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एंड ये बहुत तरह के एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है जो कि हमें beneficial effect देता है। That's why it is categorized under the probiotic categories. So this bacteria is a gram-positive, non-motile and often branched anaerobes. So these are ubiquitous, यानी कि ये हम हर जगह पाया जाता है, और इंडोसिम्बायोटिक इनहेबिटेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडोसिम्बायोंट होता है, हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर ये पाया जाता है। और इसको हम लोग जो बिफिडोबैक्टीरिया है ये हमारे कोलोन में भी पाया जाता है, जैसे बताया गया कि ये कोलोन और इंटेस्टाइन ये हर जगह पाया जाता है। और लेकिन पहले जो है वो बिफिडोबैक्टीरियम को लैक्टोबैसिलस बाइफिडस कहा जाता है, बाद में बिफिडोबैक्टीरियम का एक अलग ग्रुप जो है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे उसको अलग किया गया। सो दिस बिफिडोबैक्टीरियम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इट्स कंसिडर एज अ प्रोबायोटिक, एंड बिकॉज दिस मे एक्सर्ट अ रेंज ऑफ बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स including regulation of intestinal microbial balance, inhibition of pathogens and harmful bacteria। जो हमारे प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह से या तो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट हमारे बॉडी में इफेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट तो ये करते हैं कि वो कई तरह के एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसे करते हैं कि ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके कारण कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नेचुरली एलिमिनेटेड होता चला जाता है और हमें किसी एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक वगैरह को लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरह से ये हमारे जो गट्स है उसको ये बैलेंस करता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड साइड बाय साइड हमारे इम्यूनिटी पावर को भी ये इम्प्रूव करता है। सो यहाँ पे है कि इन दिस वे दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, रिप्रेशन ऑफ प्रो कार्सिनोजेनिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि कई जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी कैंसरियस सेल होते हैं बट वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, या उनको हम ये कह सकते हैं कि वो प्रो कार्सिनोजेनिक स्टेज में होते हैं, और जैसे अगर किसी तरह का कोई इंडक्शन ना हो तो वो उसी स्टेज में रहते हैं। बट अगर मतलब कि जो प्रो कार्सिनोजेनिक सेल है, अगर उनमें किसी तरह का इंडक्शन होता है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट लीड्स टू द कैंसरियस डेवलपमेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो बिफिडोबैक्टीरियम है ये कई तरह के जो प्रो कार्सिनोजेनिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रो कार्सिनोजेनिक सेल को कार्सिनोजेनिक सेल में चेंज कर सकते हैं, उनको ये इनहिबिट करता है, जिसके कारण कि ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जिसके कारण की जो कैंसरियस एक्टिविटी होती है वो हमारे बॉडी में रिड्यूस करती है। ये कई तरह के विटामिन एंड जो बायो कन्वर्शन ऑफ डायट्री कंपाउंड्स इनटू बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कई तरह के जो हमारे अंदर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कि हम लोग डायट्री कंपाउंड्स कहते हैं, इनको ये वैल्यूएबल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। ये जैसा बताया जा चुका है, ये जैसा मैंने बोला कि इसका दोनों तरह से इफेक्ट होता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट भी डालता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी डालता है। डायरेक्ट तो ये डायरेक्टली एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में जो कई तरह के जो पैथोजेंस हैं उनके ग्रोथ को ये रोकता है, और जैसे बताया कि ये जो है वो डिस्करेज करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस में। Bifidobacterium poses a unique fructose 6-phosphate phosphoketolase pathway that employed to ferment carbohydrate, and इसके जो species हैं Bifidobacterium endoscentis, animalis, bifidum, these are the commonest species of Bifidobacterium. So these are all about the characteristic of Streptococcus, Lactobacillus and Bifidobacterium. अब हम इसको एक बार समराइज करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में तुम्हें अब तक तुम्हारे 3 चैप्टर हो चुके हैं जिसमें कि तुम लोग पढ़ चुके हो कि हाइजीनिक मिल्क का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम हाइजीनिक मिल्क पा सकते हैं, राइट। और उसका राइटअप भी तुम लोग को देते जा रहे हैं। जो पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है उसका राइटअप मेरे ख्याल से तुम लोग सबको मिल गया होगा, मिला है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। और लास्ट क्लास में जो हम पीपीटी दिए थे वो भी मिल गया होगा तुम लोगों को। पीपीटी तो हम जब क्लास लेते हैं उसी टाइम तुम लोग को भेज देते हैं, बट लास्ट क्लास का हम भूल गए थे, दिमाग से निकल गया था, बीच में वेबिनार वगैरह था इसलिए हम नहीं दे पाए थे। तो तुम लोग को कल मिल गया होगा लास्ट क्लास का, ठीक है? ठीक है, मिला है। ठीक, पीपीटी मिला है ना? हाँ मिला है मैम। पीपीटी मिला है और एक तुम लोग को स्टडी मटेरियल भी दिए हैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी का, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो जो तुम्हारा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे हाइजीनिक मिल्क हम खत्म कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन में हम आ चुके हैं, तो हाइजीनिक मिल्क का एक स्टडी मटेरियल तुमको मतलब आजकल में चला जाएगा, ठीक है? उसको तुम लोग देखते रहना। वो पीपीटी से तुम लोग एक बार उसको एक मतलब कि याद करने के लिए रखना, पॉइंट याद करने के लिए पीपीटी देखना, बट अगर उसका डिटेल जानना है तो वो स्टडी मटेरियल देखना, ठीक है? तो वो साइड बाय साइड तुम्हारा चला जाएगा। और हर एक चैप्टर जब खत्म होगा तुम्हारा, एक मोटा मोटी 2-3 अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस 3-4 चैप्टर का हम लेके एक एक क्विज ले लेंगे तुम लोग का, ठीक है? ठीक है समझ में, है ना? और ठीक है। हाँ, लेकिन अब जो क्विज होगा उसमें तुम लोग का कैमरा के थ्रू हम मॉनिटर भी करेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत बदमाशी करते हो, तो इसीलिए कि हम एक सिस्टम लगा देंगे तुम लोगों का, तुम लोग का कैमरा ऑन रहेगा, कैमरा के सामने तुम लोग को क्विज देना पड़ेगा ताकि एक्चुअली तुम लोग एग्जाम का मतलब समझ सको, ठीक है ना? हम पहले अनाउंस कर दे रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होगा, इस क्लासिफिकेशन के बाद हम एक टेस्ट ले लेंगे। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को हम एक मोटा मोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बता दिए थे कि भाई शेप के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, उनके ऑक्सीजन कंडीशन के आधार पे, इनको उनकी फिजियोलॉजी के आधार पे, उनके स्पॉइलेज जो कुछ जो स्पॉइल करते हैं मिल्क प्रोडक्ट, उनके आधार पे कई तरह का क्लासिफिकेशन बताए थे, राइट? याद है ना तुम लोग को? यस मैम। ठीक है।
यस अब मैम। इसी में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम्हारे कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम्हें स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकोकस एंड बिफिडोबैक्टीरियम, इन 4 बैक्टीरिया के बारे में आज तुम लोगों को बताया गया। लैक्टोबैसिलस नहीं, लैक्टोकोकस के बारे में, 3 बैक्टीरिया के बारे में मैंने आज बताया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें लैक्टोबैसिलस के बारे में होगा, राइट, और साथ के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में होगा, और वो क्लास तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो नॉर्मल तुम लोगों का जो स्ट्रेप्टोकोकस का अगर कुछ कैरेक्टर आ जाएगा एग्जाम में कि भाई उसके कुछ कैरेक्टर लिखो 2 नंबर में, 4 नंबर में, या ऐसा दे दिए कि भी इनका कुछ, तो उसको तुमको उस हिसाब से तुम्हें याद करके लिखना पड़ेगा। तो आज मैंने सिंपल बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो मतलब कि स्फेरिकल होता है, चेन में होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसको फिजियोलॉजी के आधार पे इसके कई तरह के स्पीसीज जो है उनको श्रीमन ने क्लासीफाई कर दिया था। ये हमारा श्रीमन क्लासिफिकेशन है। अगर तुमसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन लिखो, सिर्फ श्रीमन क्लासिफिकेशन लिखो, तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, ये जो तुम्हारा जो टेबल होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो स्ट्रेन थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इसका स्पीसीज था, जैसे कि पायोजेनिक, क्योंकि ये पायोजेनिक जो है वो डिजीज कॉजिंग था, और ये ऑब्वियसली पायोजेनिक मतलब कि जो फीवर कॉजिंग होता है उसी को हम लोग पायोजेनिक कहते हैं। और ये पायोजेनिक ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रूमेटिक फीवर करता है। तो तुम्हारा 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि द स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस कॉजिंग रूमेटिक फीवर, तो तुम्हारा आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक। ठीक है, पायोजिन्स। और इसमें मतलब कि मोटा मोटी यही एक क्वेश्चन बनता है जो कि हम भी पूछ सकते हैं तुमसे, राइट। और रूमेटिक फीवर में क्या होता है, इसमें जॉइंट्स पेन होता है, किडनी फेलियर होता है, और इसको हम लोग टेस्ट करते हैं रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट से, या उसको कल्चर टेस्ट करते हैं। और ये 2 तरह से, या तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है या तो ये टॉक्सिन का प्रोडक्शन करके हमारे किडनी एंड हार्ट को ये डिजीज करता है। ये मेस्टाइटिस भी कॉज करता है। इसी तरह थर्मोफिलस है, थर्मोफिलस जो होता है ये निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस करता है न्यूनेटस में। एंड समटाइम ये जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको इफेक्ट करता है, एंड उनसे ये फिर नए बच्चे में भी जा सकता है। सो जो अदर तुम्हारा था स्ट्रेप्टोकोकस डिसएगलेक्टिक ग्रुप था, उसके बारे में तुम्हें बताया कि ये भी तुम्हारा पायोजेनिक इन्फेक्शन करता है। यानी कि अभी तक जो तुमने तीनों पढ़ा है, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजेनिक, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड डिसएगलेक्टिस, इसका तुमने एक नेगेटिव साइड देखा कि ये डिजीज भी कॉज कर सकता है, राइट। इसी तरह विरिडेंस ग्रुप एंड उबेरिस ग्रुप का भी दिया है। उबेरिस ग्रुप जो होता है ये भी तुम्हारा मतलब मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकस का मोस्टली जो स्पीसीज है वो मेस्टाइटिस कॉज कर रहा है। ये जो थर्मोफिलस है ये इसको मैंने शायद स्किप कर दिया था। ये जो थर्मोफिलस ग्रुप है, ये थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस के साथ इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये होमोफर्मेंटेटिव होता है, और कर्डलिंग में, मिल्क के कर्डिंग बनाने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। और लेकिन इसको हम लोग प्रोबायोटिक नहीं कहते। इसलिए प्रोबायोटिक नहीं कहते क्योंकि ये हमारे नेचुरल माइक्रोफ्लोरा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोडक्शन, ये योगर्ट एंड दही वगैरह के प्रोडक्शन में मतलब कि लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस के साथ मिक्स करके हमने स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का सिर्फ नेगेटिव साइड देखा था, बट पॉजिटिव साइड मुझे लगा कि सेम ये पीपीटी आ गया। बट दिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस इज यूज अलॉन्ग विद द लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस टू प्रोड्यूस योगर्ट। एंड इन दोनों का जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड जो तुम्हारा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस है, इनका आपस का जो सिनर्जिस्टिक एसोसिएशन होता है, क्योंकि ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एंड ये अल्टीमेटली जो योगर्ट है उसमें उसका एक बेटर कर्डलिंग भी करते हैं, एंड साथ के साथ उसमें फ्लेवर भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह लैक्टोकोकस की स्पीसीज को मैंने बताया। इसमें भी कई तरह के जो स्पीसीज है, ये लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस का इंपॉर्टेंस बताया कि इन दोनों का जो है एक स्पेशल कॉम्पोजिशन जो होता है हम लोग मिक्स्ड कल्चर में यूज करते हैं ड्यूरिंग द स्टार्टर कल्चर फर्मेंटेशन, जिससे कि कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कई तरह के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज जिसको मैंने बताया लैक्टोकोकस लैक्टिस, सब स्पीसीज लैक्टिस के बारे में। एंड ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगेन इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टर कल्चर में।
ये स्टार्टर कल्चर में इसका यूज करते हैं। ये जो लैक्टोकोकस लैक्टिस है ये एक तरह का स्पेशल फ्लेवर भी प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पिकल्स में पाया जाता है। ये चीज़ वगैरह में हम इसका यूज कर सकते हैं। कैफिर क्यूमिस वगैरह में ये लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा देख लेना। इसी तरह ये जो डाई एसिटाइल लैक्टिकस है ये डाई एसिटाइल का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए हम लोग इसको डाई एसिटाइल लैक्टिकस कहते हैं। और इसी डाई एसिटाइल के कारण जो यगर्ट और दही में जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक एक टेस्ट आता है, यही तुम्हारा डाई एसिटाइल लैक्टिस मतलब डाई एसिटाइल एक कंपाउंड है जो कि डाई एसिटाइल लैक्टिक्स प्रोड्यूस करता है। लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज डाई एसिटाइल लैक्टिस का। उसके बाद मैंने बिफिडोबैक्टीरियम के बारे में बताया। बिफिडोबैक्टीरियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफिडोबैक्टीरियम के लिए तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि इसका शॉर्ट नोट्स लिखो तो इसके बारे में तुम बहुत सारी बातें लिख सकते हो कि हमारा नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है और इसको हम लोग प्रोबायोटिक के कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि ये कई तरह के इफेक्ट्स हमारे बॉडी में देता है। ये एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जिसके कारण हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको किल करने में भी ये हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। साथ ही साथ ये कई तरह के जो कार्सिनोजेनिक सेल है उनको ये रिप्रेस भी करता है। सो इतना ही तुम लोगों को बताया गया था। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा जानने लायक नहीं है और आधा तो तुम लोग को अभी याद हो गया होगा। ठीक है, यस मैम। तो अब इसमें कुछ तुम लोगों को पूछना है, हाँ या ना? नो मैम। अब तुम लोगों को हम असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का जो सेमेस्टर है वो रियली 2 मंथ का हो गया है और इस 2 मंथ में हमें फास्ट बढ़ने के लिए असाइनमेंट के थ्रू भी चलना होगा कि क्लास भी मेरा चलता रहेगा, तुम लोग का असाइनमेंट भी चलता रहेगा ताकि हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो जल्दी जल्दी बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज शाम को हम तुम लोगों को असाइनमेंट का लिस्ट बना के भेज देंगे, कौन कौन क्या असाइनमेंट बनाएगा, राइट। और जैसा पिछले सेमेस्टर में तुम लोगों ने प्रेजेंट किया था वैसे ही तुम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अच्छा सा स्लाइड, छोटा छोटा स्लाइड बना के, ठीक है ना? सब कोई करोगे? यस है ना? यस बनाते हो तुम लोग, तो बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाते हो, हम तो देखे कि मेरे से भी बेहतर तुम लोग बनाते हो, बहुत अच्छा तुम लोग बनाते हो।